सो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आए हैं जो कि बेसिकली सेकंड टॉपिक है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो हम कूलम लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आए हैं, क्या कहता है ये स्टेट और इसके बारे में जानते हैं। कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। सो सब बिल्कुल कूलम्स ने बिल्कुल जैसा कि न्यूटन का लॉ था ग्रेविटेशन को लेके, अगर हम वो वाला लॉ देखें एक बार, ग्रेविटेशन लॉ वाला देखें तो न्यूटन ने क्या बोला था। न्यूटन ने बोला था कि अगर दो बॉडी है जिसका मास m1 है, सेकंड बॉडी जिसका मास m2 है, और इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस क्या है r है, तो न्यूटन ने बोला था कि F जो होगा, फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के डिस्टेंस के, जिसके हेल्प से हम एक फोर्स निकालते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं G इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन में r²। ये चीज हमने 9th में ही पढ़ी है और ये चीज हमने 11th में पढ़ी है। तो बिल्कुल कूलम्स ने वही सेम टू सेम चीज देखते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का फॉर्मूला दिया। तो कूलम्स ने ये बोला कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है, दिस इज अ फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज अ सेकंड चार्ज। चार्ज कुछ भी हो सकता है, हम वैसे भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं चार्ज के बारे में। लेट करते हैं कि इस वाले चार्ज की वैल्यू मैंने मान ली है Q1 और इस वाले चार्ज की वैल्यू मान ली है मैंने Q2, और दोनों के बीच का मैंने डिस्टेंस मान लिया है, मान लेते हैं R, है ना। तो कूलम ने क्या स्टेट करा कि अगर दो पॉइंट चार्ज है और उनके बीच में हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाहते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच में लगेगा? चार्ज के बीच में। तो उनके बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाहते हैं तो वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के चार्ज के मल्टीपल पे, दोनों के चार्ज के मल्टीपल पे, और वही फोर्स हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अगर कोई भी चीज, कोई भी फोर्स बेसिकली अगर 1/r² को फॉलो करता है तो हम बोलेंगे कि वो किसको फॉलो कर रहा है? वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को वो बेसिकली क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को कौन कौन फॉलो करता है? जैसा कि हमने ग्रेविटेशन में देखा, वो भी 1/r² है। तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, दूसरा कौन सा फोर्स करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा। तीसरा अगर मैं अभी आपको बता दूं तो जो तीसरा फोर्स फॉलो करेगा वो होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी इनवर्स लॉ ऑफ स्क्वायर को फॉलो करता है। तो अगर हम इन दोनों को चीजों को कंबाइन कर दे तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। और अगर हम किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास बन जाएगा F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई r²। K यहाँ पर क्या होगा? K को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका बेसिकली हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो जो हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा वो हमारा फॉर्मूला मैं वापस यहां पे लिख रहा हूं, विच इज F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई r²। और K को मैंने कांस्टेंट बताया जिसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम फॉर्मूले के अंदर? 9 इंटू 10⁻⁹। अगर K का हम फॉर्मूला चाहते हैं तो हम r² को उस तरफ ले जाएंगे तो फोर्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा पर कूलम स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ बहुत बेसिकली बहुत सिंपल था, जैसा कि ग्रेविटेशन लॉ था उसी की तरह हमारा क्या था? कूलम्स लॉ था। तो कूलम्स ने क्या करा? सिंपल, जैसे ग्रेविटेशन में उसने बोला था कि दोनों मास के मल्टीपल के बराबर होगा,
तो कूलम्ब्स ने क्या कह दिया, दोनों चार्ज के मल्टीपल के बराबर होगा। ऐसे ही उसने क्या बोला कि जो फोर्स होगा वो दोनों के डिस्टेंस, जो भी दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां पर उसने क्या कर दिया कि भाई हाँ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो भी दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। और हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट कर दी हो जाता है, F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। इस पे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना। हमें दो स्मॉल चार्ज पेयर दे रखे हैं, जिसमें जो पहला चार्ज है Q1 वो हमें कितना गिवन है, 2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, और जो दूसरा चार्ज हमें गिवन है वो कितना दे रखा है, Q2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, और दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर, मतलब आर मेरे को कितना दे दिया है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मैं कितना लिख सकता हूँ, 0.3 मीटर, है ना। हम ट्राई करेंगे कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम गिवन लिखें और सारी यूनिट को हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर ले गिवन के अंदर ही। इससे क्या होता है कि हम जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हम एकदम से करेक्ट वैल्यू रखते हैं, वरना फिर हम यही सेंटीमीटर वाली वैल्यू इसके अंदर रख देंगे और फिर वो एक सीजीएस में है, बाकी सब एसआई में है, तो वो सारी चीजें हमारी क्या हो जाएगी, खराब है। तो एफ का फॉर्मूला क्या था हमारा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू हमने देखी क्या रखनी है हमें, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 हमारे पास कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻⁷। Q2 कितना है हमारे पास, 3 इंटू 10⁻⁻⁷, और अपॉन में क्या आएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को मैं दो बार लिख देता हूं, तो मैं लिखूंगा 0.3 इंटू 0.3, है ना। देखो दो पॉइंट है तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों पॉइंट को हटाकर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 10⁻⁻² से। मैंने दोनों पॉइंट हटा दिए। अब मैं 3 को 3 से काटूंगा और 3 को काटूंगा तो 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁹ प्लस का ये -7, ये भी -7, और 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू, ये हो जाएगी दोनों मिला के 14 में से 11 गए तो कितना बचेगा, -3 न्यूटन। तो हमारा फोर्स कैसे आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या करा, हमें Q1 गिवन था, Q2 गिवन था, R गिवन था। हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और सिंपली हमने उसको क्या कर दिया, बेसिक मैथ से इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, उस K के बारे में बात करते हैं, है ना। तो क्या होता है, आप एक बड़े ध्यान से एक चीज को समझो। चीज क्या है, मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज है और इसका नेचर मैं ले लेता हूं पॉजिटिव। एक चार्ज है जिसका नेचर मैं क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं, और एक यहां पे और चार्ज है जिसका नेचर भी मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। अगर ये दोनों चार्ज हमारे कहां पे प्रेजेंट है, मान लो ये दोनों चार्ज हमारे ऐसे किसी मीडियम में प्रेजेंट हैं जो वैक्यूम है। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, वैक्यूम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आसपास कोई चीजें नहीं है। पर अगर मैं इस मीडियम को, जिसके अंदर मैंने दोनों चार्ज को रखा है, इसको मैं वाटर में ले जाऊं, इसको मैं किस में ले जाऊं, वाटर में ले जाऊं, तो क्या होगा, अगर मैं वाटर के स्ट्रक्चर को देखूं तो O और H है ना। ऑक्सीजन ने, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो थोड़ा सा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, और क्योंकि 2 हाइड्रोजन के खींचेगा तो 2 डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज जो वाटर में इंड्यूस होगा वो आ जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ भी जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा वो आ जाएगा। अगर इनकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, ओवरऑल जो ये मेरी बॉडी है, इस ओवरऑल बॉडी का चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, और उस ओवरऑल बॉडी का अगर चार्ज रिड्यूस हो गया तो जो ये फर्स्ट चार्ज था ये सेकंड चार्ज पे अब कम फोर्स लगाएगा, क्योंकि
आपका जो नेट क्यू की वैल्यू थी Q1 Q2 दोनों की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मतलब जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि मैं उसको किस मीडियम के अंदर रख रहा हूं। अगर वैक्यूम है तो बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, और अगर वैक्यूम नहीं है तो बाहर से वाले चार्ज भी इंड्यूस होके उसके आसपास लगा देंगे। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो उसके आसपास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और सेम ऐसा दूसरे के साथ भी होगा। तो ओवरऑल चार्ज तो कम हो गया ना, और उसकी वजह से जो फोर्स था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां पे अगर हमें वैसे करना है तो हम क्या करते हैं, हम एक टर्म लेकर आते हैं जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं या रिलेटिव परमिविटी बोलते हैं। परमिविटी बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो परमिविटी एक तरीके से हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि वो जो हमारा मीडियम है जिसको रख रहे हैं को छोड़कर वो कितना इजिली चार्ज को या इलेक्ट्रिक फोर्स को लगने देगा। रिलेटिव परमिविटी जितनी कम होगी उतना वो इजिली उन फोर्स को लगने देगा, और जितनी ज्यादा होगी उतना वो फोर्स को क्या करने, रिड्यूस करेगा, उतना ज्यादा उसके आसपास दूसरे नेचर के चार्ज आ जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिविटी हम उसमें ऐड करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिविटी को हम डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई आप इसको ER भी लिख सकते हो, रिलेटिव परमिविटी, या आप इसको K भी लिख सकते हो, दोनों बोल सकते हो आप इसको, दोनों का मीनिंग सेम है, पर हम जनरली डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं क्योंकि सेकंड चैप्टर में जनरली वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे ही सारा बात है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला हमारा हो जाता है कि भाई जो फोर्स लग रहा है वैक्यूम में अपॉन में फोर्स लग रहा है उस मीडियम में, अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम, इन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो हमारा क्या आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि हमारा क्या है, K है ना। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, रेशियो ऑफ फोर्स in vacuum to force in मीडियम। तो ये सीधी सी बात है कि अलग अलग मीडियम होंगे तो अलग अलग हमारी क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू आएगी, है ना। यहां से हम थोड़ी और बात करें, और अगर हम नया F मीडियम का फॉर्मूला निकालें तो मेरा जो F मीडियम होगा वो मेरा बराबर हो जाएगा F फोर्स जो कि वैक्यूम में था, डिवाइड में मैं क्या डिवाइड कर दूंगा उसको, वैक्यूम वाले फोर्स को किससे डिवाइड कर दूंगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, K Q1 Q2 अपॉन में R², और ये वाला K डिफरेंट है, ये वाला K हमारा डिफरेंट है, ये उसकी तरह नहीं है। इस K को मैं ये भी लिख सकता हूं 1/4 पाई E0। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में 1/4 पाई E0 K R²। ये मेरा क्या होगा, नया फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो अगर हमें डाइलेक्ट्रिक दे रखा है और हमें उस मीडियम के फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो आप वैक्यूम में फोर्स निकाल के उस डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड कर दो, या फिर वही बात है कि हम भाई वैक्यूम इन फोर्स का फॉर्मूला लगाएं और फिर उसके बाद हम क्या करें, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू डालें। ध्यान रखना रिलेटिव परमिविटी और डाइलेक्ट्रिक दोनों सेम होता है, तो आप उसको रिलेटिव परमिविटी भी बोल सकते हो और डाइलेक्ट्रिक भी हम उसको बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं, दोनों पे इक्वल एंड सिमिलर चार्ज है और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 103 न्यूटन फोर्स से, है ना। मतलब हमें यहाँ पर फोर्स की वैल्यू गिवन कर दी है उसने कि भाई दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 103 न्यूटन है ना। और ये भी कह रहा है कि दोनों इक्वल है और सिमिलर है, मतलब मैं Q1 को भी Q मान सकता हूं
और Q2 को भी मैं Q मान सकता हूं, दोनों क्या है मेरे Q है। और उसने ये बोला है कि 10 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब R कितना दे दिया है मेरे को 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻⁻1 मीटर। और मेरे को यहाँ पे बोला है कि वो मीडियम में भी रखा है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू मेरे को गिवन है विच इज 5, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम मैंने पहले ही बताया, अभी भी हम कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इन अ मीडियम का हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। फोर्स इन अ मीडियम तो हमें गिवन है, कितना है हमारे पास फोर्स इन अ मीडियम 103। फोर्स इन वैक्यूम हमें कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा K की वैल्यू कितनी डालूंगा 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। R कितना है 10⁻⁻1 और स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख देंगे, और डिवाइड में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन सारी टर्म को एक तरफ लेके आते हैं, उसको डिवाइड में और Q को एक तरफ रखेंगे। तो मैं पहले Q को लिख देता हूँ, तो वो बराबर हो जाएगा 103 इंटू 5, ये दोनों हो जाएंगे हमारा 10⁻⁻2, और ये वाली टर्म नीचे डिवाइड में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। और Q स्क्वायर है तो हमें उसका ना रूट करना पड़ेगा, हमें उसका रूट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करें, अगर हम पहले डिवाइड कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको ऊपर भेजते हैं, ये हो जाएगा 10⁻⁻9 और -2 हो जाएगा 10⁻11। 10⁻11 को मैं लिखता हूँ 10⁻⁻12 इंटू 10। किसको लिखा मैंने, ये 10⁻⁻11 को लिखा मैंने, है ना। अब और करते हैं, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 103, और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारा 9। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 15 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻12, ये मेरा आया है Q स्क्वायर, है ना। अब इसको अगर हम देखें तो इसको डिवाइड करते हैं 515 को 9 से, 515 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 तो नहीं आएगा, 9 5 जा 45 आएगा, यहाँ पे 65 बचेगा, और 9 7 जा 63 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, एक पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने के बाद 20 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा, अगर मैं इसको इससे कट करूं तो 57.2 और इंटू 10 करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा मेरा 572 इंटू 10⁻⁻12। तो Q मेरा कितना हो जाना चाहिए, रूट 572 इंटू 10⁻⁻12। अगर हम सबसे पास रूट देखें तो Q की वैल्यू अप्रोक्स 24 इंटू 10⁻�6 कूलम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक का भी यूज करा, और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि अब आपको फोर्स गिवन होगा और आपको क्या करना है, चार्ज निकालना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।